हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मजे में। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं SEP यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। EMF का फॉर्मूला भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है क्या है। तो हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग बोलते हैं कि स्टैंडर्ड मतलब किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैलकुलेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि हम लोग शुरू से STP की बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लिया जाता है, उसी के टर्म में थोड़ा बहुत मिलता जुलता यहाँ पे भी है कि जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि अगर हम कोई बीकर ले रहे हैं, ठीक है, इस बीकर में इलेक्ट्रोड लेंगे, इस इलेक्ट्रोड को किसी विलियन में ही रखा जाएगा। ये विलियन आपका क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है ना, यही तो विलियन आपका क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। अब मैंने शुरू में भी बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट का शब्द जैसे आ जाए यानी कि आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वो कौन से स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। अब कोई भी चीज लिक्विड स्टेट में है तो इसका हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं उसको हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि हम लोग इसका मोलर कंसंट्रेशन लेंगे, ठीक है। और मोलरिटी ये सब यूनिट होता है कंसंट्रेशन का। ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने शुरू में देखा भी था, ठीक है। तो मोलर कंसंट्रेशन लेंगे। तो मोलर कंसंट्रेशन जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का 1 m लेते हैं, मतलब 1 मोल जब हम इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंसंट्रेशन लेंगे और जो उसका टेम्परेचर है जहां पर ये वर्क कर रहा है उसका टेम्परेचर हम लोग 298 केल्विन लेते हैं, और जब हम इसका प्रेशर 1 atm मानते हैं, ठीक है, 1 atm प्रेशर पर 298 केल्विन और 1 मोलर कंसंट्रेशन पर जो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इन मोलर कंसंट्रेशन 1 m, ठीक है, मतलब कि 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रोलाइट at 1 atm and 298 Kelvin temperature is called SEP यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब हमको कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो, हमको दोनों के इलेक्ट्रोड को 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर और इलेक्ट्रोलाइट का जो अमाउंट है वो 1 m लेंगे, तब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू आता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि हर चीज के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू मेजर किया गया है कि इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना होगा इस पर। जैसे जिंक का -0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही वोल्ट फिक्स किया हुआ है कि इतना इसका वोल्टेज होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना होगा। तो पोटेंशियल है यानी कि वोल्ट उसका यूनिट होगा, तो उसी हिसाब से सबका लगभग फिक्स कर दिया गया है कि इतना होगा। तो उसके लिए ये एक मेजरमेंट कैलकुलेशन स्टैंडर्ड बनाया गया है जिस पर IPSC ने काम किया है और यही इसका वैल्यू डिसाइड करता है। इसको हम लोग E0 से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करूं तो हम लोग पहले इसको लिखते थे ओनली EOX, ठीक है। EOX मतलब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, OX मतलब ऑक्सीडेशन। अब अगर हम लिखेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हम लोग इसको लिखेंगे E0 OX, ठीक है। और अगर हम लिखते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि E0 रिडक्शन, ठीक है, RED मतलब रिडक्शन। अब एक दूसरा टर्म इसी में आता है SHE क्या होता है, ठीक है। SHE हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब क्या होता है कि हम अगर सेल बना रहे हैं तो उस सेल में मान लो कि एक मैंने जिंक लिया इलेक्ट्रोड, लेकिन जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो मैंने हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड जो सेल बनता है और जो उसमें जो करंट का वैल्यू फ्लो करता है उस कंडीशन में जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब वहां पे एक इलेक्ट्रोड मेरा कौन सा है? हाइड्रोजन का है, और दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा है? जिंक है। और यहाँ पर इसी SHE के कारण से ही जिंक के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू भी प्राप्त होता है इसी मेथड से, ठीक है। इसको साइंटिस्ट लोग करते हैं कि किस प्रकार से इसका निकाला जाता है। तो यहाँ पर बाय एक्सपेरिमेंट ये निकाला गया है कि 1 इलेक्ट्रोड इज हाइड्रोजन, मतलब 1 इलेक्ट्रोड इज हाइड्रोजन मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रोड में से एक इलेक्ट्रोड हम किसका ले लेंगे?
हाइड्रोजन का लेंगे, और जैसे हम लोग जिंक और कॉपर लेते थे ना, तो वहां पे कॉपर के जगह पे हम किसका लेंगे इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड ले लेंगे, तो हम लोग उसको बोलेंगे SHE। ठीक है, मतलब कि SHE जो मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका जो वैल्यू निकाला जाता है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं, इसका वैल्यू होता है 0.00 वोल्ट। ये हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे, तो वहां पर इसको हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका स्टैंडर्ड कैसे माना जाता है, और यहाँ से कैसे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं हम लोग। सिर्फ इसको स्टैंडर्ड मान के किसी भी एलिमेंट का हम लोग बता सकते हैं कि अगर सिर्फ वैल्यू पता हो कि -0.33, -0.44, +0.23, हम ये वैल्यू से ही सिर्फ बता देंगे कि वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, मतलब वहाँ रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा, सिर्फ वैल्यू से पता चल जाता है। कैसे पता चलेगा, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर SHE का वैल्यू क्या होता है, EMF कैलकुलेशन में काम आता है, कितना होता है 0.00 वोल्ट। ये तुमको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है, ठीक है। और इसमें और भी ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन आता है कि E0 जो होता है, जो हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और किसी का 0 भी हो सकता है। तो 0 तो तुम्हारा SHE का होगा, ठीक है। और अगर तुम्हारा सेल वर्क करता है, तो सेल के वर्क करने का एक कंडीशन है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, कि E0 कैथोड का वैल्यू E0 एनोड के वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। मान लो कि इसका वैल्यू तुम्हारा आ गया 0.3 वोल्ट, ठीक है, या चलो ऐसे समझ लो, इसका मान लो आ गया 3 वोल्ट और इसका मान लो आ गया तुम्हारा 4 वोल्ट, तो ये सेल काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें E0 एनोड का वैल्यू 4 वोल्ट आ गया, जो कि इम्पॉसिबल है। ऐसा इस कंडीशन में जो सेल है वो काम नहीं करता। अब क्यों नहीं करता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ जब जो E0 कैथोड का वैल्यू है, सेल को वर्क करने के लिए उसका वैल्यू हमेशा ज्यादा होना चाहिए, किससे, E0 एनोड से, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब याद करो कि हमने पिछले क्लास में एक फॉर्मूला लिखा था कि ई सेल बराबर, ठीक है, ई रेडक्स या ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये मैंने सिंपल लिखा था ई सेल, यानी कि ईएमएफ ऑफ सेल का कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। ई सेल बराबर क्या लिखा था मैंने, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये स्टैंडर्ड नहीं था, ये स्टैंडर्ड नहीं है। अब मैं जब इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकालूंगा तो E0 सेल, यहाँ पे E0 लगा दूंगा, E0 सेल इक्वल टू सब कुछ वही रहेगा, बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाएगा, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, या E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन, या हम इसमें ये भी लिख सकते हैं E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ये चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हम लोग यूज करते हैं। सब कुछ सेम रहता है, बस उसके टर्म के जगह पे एक जीरो लगा देना ऊपर में, यानी कि E0 लगा देना है, और सारा टर्म सेम रहेगा। और जो उसका फॉर्मूला है, बस वो एक स्टैंडर्ड टर्म पे चला जाता है कि 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर और 1 m कंसंट्रेशन पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू होता है, उसी को हम लोग SEP बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अब हमको अगर वैल्यू दिया रहेगा E0 का, ये सब तुम्हारा की पॉइंट हो गया, ठीक है। हम लोग अभी एक तरह से की पॉइंट देख रहे हैं कि इसका एप्लीकेशन कैसे हम लोग यूज करेंगे E0 SEP का, ठीक है। तो कहा जाता है कि कैसे देखा जाएगा। अगर हमको कैथोड देखना है, तो कैथोड को देखने के लिए हमको E0 कैथोड का जो वैल्यू है, ये तुम्हारा मोर पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, या लेस नेगेटिव होना चाहिए। अभी मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा और क्लियर हो जाएगा। और एनोड का जो वैल्यू है, यानी कि E0 एनोड का जो वैल्यू है, वो तुम्हारा मोर नेगेटिव होना चाहिए या लेस पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या चीज है, इसको लिख लो, मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं।
ठीक है, तो चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये क्वेश्चन है तुम्हारा पूछा हुआ बोर्ड एग्जाम में। ये क्वेश्चन है कि E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu 0.34 वोल्ट, और दूसरा है E0 Ag प्लस ऑब्लिक Ag बराबर 0.80 वोल्ट। यहां तुमसे पूछ रहा है कि कौन कैथोड है कौन एनोड। विच आर कैथोड, चलो यही बताओ इसमें से कैथोड कौन है। तो इसमें पहचानते कैसे हैं तुमको, तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल देखना होगा। रिडक्शन लिखा हुआ कभी नहीं आता है, कंपाउंड वो एलिमेंट का फेज ट्रांसफॉर्मेशन लिखा आएगा। मतलब E0 Cu2 प्लस से Cu आ गया, ठीक है। यहाँ पे Cu2 प्लस से किस में आ गया, Cu आ गया। मतलब ये भी तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल बताएगा, मतलब ये भी तुम्हारा E0 रिडक्शन ही बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर E0 Ag प्लस से Ag आ गया, यहाँ पे ये भी E0 रिडक्शन ही बता रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि उस इलेक्ट्रोड में, सवाल ये उठ रहा है कि इन दोनों इलेक्ट्रोड में कौन सा वैल्यू कैथोड इलेक्ट्रोड का होगा। इसमें से ये जो इलेक्ट्रोड का वैल्यू है ये ऑक्सीडेशन भी बन सकता है, ठीक है। मैं अभी आगे बताऊंगा कैसे। तो आपको फिलहाल यहाँ मान लो बताना है कि इसमें से कौन सा कैथोड होगा। तो ये वैल्यू कम है, ये देखो कैथोड का कंडीशन क्या, मोर पॉजिटिव होना चाहिए। इन दोनों में कौन ज्यादा मोर पॉजिटिव है, नीचे वाला। मतलब ये तुम्हारा कैथोड बनेगा, मतलब कैथोड बनेगा सिल्वर का। बात समझ में आए। मतलब इन दोनों में जो कैथोड का कंडीशन क्या, मोर पॉजिटिव। तो जो ज्यादा पॉजिटिव होगा वही कैथोड बनेगा, जो ज्यादा निगेटिव होगा वो एनोड बनेगा, क्योंकि एनोड पे निगेटिव चार्ज होता है। बात क्लियर हुआ। अब यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज रहोगे कि सर ये कैसे हो जाता है। तो एक स्टार लगा के पॉइंट है कि जो E0 ऑक्सीडेशन का वैल्यू होता है वो तुम्हारा जस्ट अपोजिट होता है E0 रिडक्शन का। ये न्यूमेरिकल में तुम्हारा यूज होगा, ठीक है। और जो वैल्यू E0 रिडक्शन में होता है किसी का, तो वो जस्ट अपोजिट होता है E0 ऑक्सीडेशन का। मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है हमको 0.3 वोल्ट, इसको अगर ये कैथोड बन गया तो ये एनोड बन सकता है। बस हमको क्या करना होगा, यहाँ पे निगेटिव साइन लगा देना होगा। यहाँ पे इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.34 वोल्ट। अब अगर हम इसका चेंज कर लेंगे E0 ऑक्सीडेशन में, तो हमको बस यहाँ क्या करना होगा 0.34 वोल्ट लिखना होगा। मतलब यहाँ जो प्लस चार्ज था ये प्लस चार्ज किस में बदल जाएगा, निगेटिव, माइनस में। ये जैसे ही माइनस में बदलेगा ये तुम्हारा किस में चेंज हो जाएगा, E0 ऑक्सीडेशन में। बात समझ में आया। तो अब तुम E0 ऑक्सीडेशन में कह सकते हो कि इसका वैल्यू ज्यादा निगेटिव है, इसलिए ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि यहाँ पर ये एनोड बनेगा। इन दोनों में देखोगे तो यहाँ मोर पॉजिटिव था, इसलिए यहाँ पर ये क्या बना, कैथोड बना, ठीक है। इसका वैल्यू कितना था 0.8 वोल्ट था। बात समझ में आया, ठीक है। इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो अब हमारा इसके बाद न्यूमेरिकल सेक्शन चालू होता है। तो न्यूमेरिकल के लिए दो फॉर्मूला तुमको बेसिकली याद रखना पड़ेगा। एक फॉर्मूला तुम्हारा न्यूमेरिकल के लिए हो गया E0 ऑक्सीडेशन बराबर माइनस E0 रिडक्शन, और एक हो गया E0 रिडक्शन बराबर E0 ऑक्सीडेशन। और एक फॉर्मूला जो तुम्हारा ये एक नंबर फॉर्मूला कह सकता है, और दूसरा एक फॉर्मूला हम लोग को लिखना पड़ेगा E0 सेल बराबर E0 ऑक्सीडेशन E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन, या E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों को एक साथ पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए घबराने का बात नहीं है। इसमें ज़्यादा कुछ इंग्लिश और हिंदी नहीं है। और जो अंग्रेज ज़्यादा बनता है उसको तो हिंदी कम समझ में आता है, जो हिंदी इसको समझ में आता है उसको अंग्रेजी ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो बात क्या है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो हम लोग अभी तक एक चीज़ समझ गए थे कि हम लोग को कुछ भी करने के लिए
अवकरण मानक इलेक्ट्रोड विभव मानना पड़ेगा। ठीक है, किसको? अवकरण इलेक्ट्रोड विभव को मानक मानना पड़ेगा, या कह सकते हैं कि हमको रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा, मतलब हमको उसी को मान के सब कुछ करना है। ठीक है, ये एक तय कर दिया गया है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या? The arrangement of various electrodes in order of their increasing value of a standard reduction potential is called electrochemical series। सबको समझ में आ गया होगा? तो देखो क्या होता है, ये क्या कह रहा है अंग्रेजी में, हिंदी में सुन लो कि जो स्टैंडर्ड हमने रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट किया है सभी एलिमेंट का, ठीक है, डजंट मैटर मेटल है या नॉन मेटल, ठीक है, जो हमने कैलकुलेट किया है उसको एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं उसका स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लेते हैं, इसलिए उसको एक सीरीज में तैयार करना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना कहलाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बात क्लियर हो गया? हिंदी में है इलेक्ट्रोडों के मानक अपचयन विभव। ये अपचयन मतलब कि अवकरण, ठीक है, अपचयन मतलब क्या होता है? अवकरण विभव। विभव के मानों को बढ़ते क्रम में श्रेणी में सजाना, ठीक है, क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में, राइट साइड देखो, यहाँ पर एक पूरा सीरीज बना हुआ है, लिथियम, बेरिलियम, जिंक, आयरन, निकेल, टीन, हाइड्रोजन SHE स्टैंडर्ड बोले थे इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, थोड़ा क्लियर होगा कंसेप्ट क्या है उसका, कॉपर, AgF। एक बात और बोले थे कि सर इसमें जिंक को एनोड क्यों मानते हैं, ठीक है, इसका भी आंसर मिलेगा। और एक बात और बोले थे कि जिंक पर नेगेटिव क्यों आता है, उसका भी आंसर यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस्ड है और पहले से एक्सपेरिमेंटली इसको कैलकुलेट किया गया है कि जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसका वैल्यू जिसके कंपैरिजन में हम ले रहे हैं उससे निगेटिव है, इसलिए उस पर टर्मिनल पर जो चार्ज है वो क्या हो जाता है? निगेटिव चार्ज हो जाता है। इसलिए एनोड पर हम लोग निगेटिव चार्ज मानते हैं और दूसरे पे कंपैरेटिवली उसका हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। ठीक है, तो क्या है, अब इसका हम लोग इसको पढ़ते कैसे हैं? तो ये आपका एक सीरीज है और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, राइट साइड में यहाँ इसका वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कैलकुलेटेड है। ठीक है, इस वैल्यू को नर्स इक्वेशन जैसा, नर्स इक्वेशन एक समीकरण है, नर्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, उनके द्वारा ये निकाला गया है। ठीक है, तो ये उसका एक फॉर्मूला है जिसके कारण से ये निकाला जाता है कि क्या वैल्यू होगा, वो फॉर्मूला हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये तुम्हारा सारे एलिमेंट का, डजंट मैटर इसमें मेटल नॉन मेटल दोनों है, उसका हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू निकाल के उसको सजा दिए। ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो देखो बढ़ रहा है वैल्यू। ठीक है, ऊपर सबसे नेगेटिव है और नीचे सबसे पॉजिटिव है। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमको क्या क्या बताता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम तुमको जो पिछले अभी इसी लेक्चर में लिखा हुआ है कि जो ज्यादा निगेटिव होगा वो एनोड होगा, जो ज्यादा निगेटिव होगा वो कंपैरेटिवली क्या होगा? एनोड होगा, और जो ज्यादा पॉजिटिव होगा वो कंपैरेटिवली क्या होगा? वो कैथोड होगा। ये बनाया गया रूल है। अब यहाँ पर हम दो एलिमेंट को लेंगे तब ऐसा कंपैरिजन कर सकते हैं। फिलहाल इस श्रेणी में देख के, इस सीरीज को देख के हम क्या क्या बता सकते हैं? हम इसमें बता सकते हैं कि इसमें से कौन बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर का है, मतलब कि दूसरे को ऑक्सीकृत करने का क्षमता किसमें ज्यादा है, मतलब जो दूसरे को ऑक्सीकृत कर दे, यानी कि दूसरे के इलेक्ट्रॉन को लॉस करके उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है इंक्रीज करवा दे, मतलब कह सकते हैं कि मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा है। ठीक है, अभी हम ज्यादा उस पर नहीं जाएंगे, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं। अभी हम सिंपल यहाँ तुमको समझा रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कि ऑक्सीडाइजिंग पावर, यानी कि ऑक्सीकारक का जो पावर है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका कितना ज्यादा होगा। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, देखते हैं सीरीज में, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो पावर है, ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ऑक्सीकारक का जो क्षमता है वो बढ़ता है। इसीलिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक क्यों है? क्यों है? क्योंकि उसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से एसीपी रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, यानी कि अपचयन मानक विभव का जो मान है वो सबसे ज्यादा धनात्मक होता है, इसलिए वो सबसे अच्छा ऑक्सीकारक है। ये 12th क्लास के पी ब्लॉक चैप्टर में तुमको इसका आंसर देना है। ठीक है, एनसीईआरटी इंटेक्स में इसका क्वेश्चन है।
तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा पॉपुलर तैयार होता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग पावर कौन है? फ्लोरीन है, जबकि इसको नहीं होना चाहिए था। ठीक है, बताएंगे क्यों नहीं होना चाहिए। इसलिए फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग पावर एजेंट है क्योंकि इसका वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल में सबसे ज्यादा है। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, और हम जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। इसीलिए लिथियम सबसे अच्छा अवकारक होता है। सबसे अच्छा अवकारक यानी कि सबसे ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे ज्यादा पावरफुल रिड्यूसर कौन है? लिथियम होता है। ठीक है, ये तुम्हारा दो कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब इसमें और भी क्वेश्चन आ सकता है जो तुम्हारा की पॉइंट है, सर हम इसमें से धातु कैसे पता लगाएंगे? मतलब सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल से हम पता लगा सकते हैं कि कौन तुम्हारा कैथोड इलेक्ट्रोड होगा, कौन तुम्हारा एनोड इलेक्ट्रोड होगा। जनरली तुम्हारा जो जिसमें मेटालिक नेचर ज्यादा है क्योंकि उसमें लॉस करने का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है, तो एनोड वही बनता है। ठीक है, क्योंकि उस पर ऑक्सीडेशन होगा। और जनरली जिस पर मतलब कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, वो तुम्हारा क्या बनता है? वो क्या बनता है? कैथोड बनता है। ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा एक मिसकंसेप्शन है, ये मिथ्या है, तुम इसको दूर कर लो। ऐसा नहीं होता है, ये चेंज होता रहता है। तुम डिपेंड करता है कौन सा इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो और उसका SHE यानी कि हाइड्रोजन के पोटेंशियल से वो कितना नीचे है या कितना ऊपर है। ठीक है, तो यहां पर तुमको पहले देखो स्थिर स्थिर करके एक एक पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट क्या हम लोग सीखे कि ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट समझ लिए कि रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा है। ये थोड़ा सा डीप कंसेप्ट आता है कि हाइड्रोजन कौन रिलीज करता है। क्या हर एक एलिमेंट एसिड से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन रिलीज करता है? नहीं। जो मेटल होता है जनरली वो भी वैसा मेटल जो तुम्हारा SHE यानी कि हाइड्रोजन के कंपेयर में ऊपर हो। इसके जो ऊपर वाला जितना एलिमेंट है सब एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। रिएक्शन में हाइड्रोजन रिलीज करता है। 10th क्लास में पढ़े होंगे कि मेटल रिएक्शन करता है एसिड से और हाइड्रोजन रिलीज करता है, लेकिन ये सारा एलिमेंट सारा मेटल नहीं करता है। तुम्हारा मिसकंसेप्शन अभी हम दूर कर देते हैं। ये वही मेटल, क्योंकि तुम 12th क्लास में हो, नीट जेईई का प्रिपरेशन कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा तुमको डीप कंसेप्ट लेना पड़ेगा कि जो SHE हाइड्रोजन वैल्यू से ऊपर होता है वही हाइड्रोजन को रिलीज कर सकता है। मतलब ये सारा एलिमेंट हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, लेकिन नीचे वाला हाइड्रोजन को जनरली रिलीज नहीं करता है क्योंकि वो SHE वैल्यू से नीचे होता है। तो हमको यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये पता चला कि कौन हाइड्रोजन रिलीज करता है और कौन हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन रिलीज कौन करेगा एसिड से रिएक्शन के बाद? जो इसके हाइड्रोजन वैल्यू से ऊपर होगा, और जो हाइड्रोजन वैल्यू से नीचे होगा वो वैल्यू वो एलिमेंट हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा आफ्टर द रिएक्शन विद एसिड। अम्ल से रिएक्शन करने के बाद नहीं करता है। मतलब ये भी मिसकंसेप्शन दूर हो गया कि हर एक एलिमेंट जो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज करता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अब तुम्हारा आगे है कि अब हमको पता कैसे चलेगा कि मेटल कौन बढ़िया है। जो मेटल बढ़िया, एक बात तुम ये याद रखो, जो मेटल होता है यानी कि जो धातु है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से करेगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का लॉस वो आसानी से करता है, इसका वो टेंडेंसी है। ठीक है, तो हमको इसको देख के कैसे पता चलेगा? हमको अगर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दे दिया तो हम कैसे बताएंगे? देखो ये एकदम स्टार मार के दिमाग में एकदम घुसा लेना पिन के जैसा कि अधिक ऋणात्मक होगा जिसका वैल्यू अधिक ऋणात्मक होगा वो अच्छा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ठीक है, तो तुम ऊपर देख लो, लिथियम बहुत अच्छा धातु होता है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू सबसे ज्यादा निगेटिव है। देखो सबसे ज्यादा निगेटिव है। बेरियम से भी अच्छा धातु होता है लिथियम से। ठीक है, और वो आसानी से रिएक्शन भी करता है, यानी कि जो जितना ज्यादा निगेटिव होगा वो उतना अच्छा रिएक्शन भी करेगा। क्यों? क्योंकि वो उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, इसीलिए उसमें धात्विक गुण भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब जो जितना ज्यादा निगेटिव होगा, अगर हमको कहे कि बेरियम और लिथियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? लिथियम। क्यों ज्यादा रिएक्टिव है? क्योंकि इसमें ये ज्यादा निगेटिव है, ये -3.05 है, ये -2.9 है, तो इसका वैल्यू ज्यादा निगेटिव है। जो ज्यादा निगेटिव होगा वो उतना अच्छा क्या होगा? धातु होगा।
वो उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा। जो जितना ज़्यादा लॉस कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, इसका मतलब उतना अच्छा उसके ऊपर ऑक्सीकरण हो सकता है, मतलब वो उतना अच्छा एनोड बन सकता है। ठीक है, इसीलिए तुम्हारा जिंक और कॉपर में देख लो कि जिंक तुम्हारा ऊपर है, कॉपर नीचे है। कॉपर पॉजिटिव है, इसलिए हमेशा जनरली तुम्हारा कैथोड ही बनेगा क्योंकि बहुत पॉजिटिव है। और ये तुम्हारा निगेटिव है क्योंकि जो जितना ज़्यादा निगेटिव होगा वो उतना अच्छा एनोड होता है। ये हम लिखा चुके हैं पहले। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया। अधिक निगेटिव अधिक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है आसानी से। मोर रिएक्टिव होगा, जो मोर रिएक्टिव वही होता है जो धातु होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है कि अगर ई नॉट सेल का वैल्यू निगेटिव नहीं आता है, अगर ई नॉट सेल का वैल्यू निगेटिव आ जाए तब क्या होगा। तुम अभी तक 3 न्यूमेरिकल बनाए थे, तीनों न्यूमेरिकल में सारा वैल्यू पॉजिटिव था। यही तो पॉइंट है, सारा वैल्यू पॉजिटिव है। दुनिया का कोई भी बुक निकाल लो, उसमें ई नॉट सेल का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। अगर ऑब्जेक्टिव तुमसे पूछ दे कि फलना फलना रिएक्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दे दे, एक ऑप्शन बस तुमको पॉजिटिव का दे, बाकी निगेटिव दे दे, तुमको बिना कैलकुलेशन किए हुए 2 सेकंड में टिक मार देना है किसमें, पॉजिटिव वाले में, क्या कि तीनों निगेटिव है, तीनों आंसर नहीं हो सकता। ये सब ट्रिक होता है बनाने का। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि नीट जेईई का क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही बना देते थे। ये सब पॉइंट पढ़ते थे ना, तो ऐसे करके ऑब्जेक्टिव दे दिया, मान लो कुछ क्वेश्चन दे दिया, रिएक्शन लिख दिया, उसका पूछा कि ई नॉट सेल क्या होगा, व्हाट, ए ऑप्शन दे दिया -0.7 वोल्ट, बी दे दिया -0.3 वोल्ट, सी दे दिया +0.4 वोल्ट और डी दे दिया -9.0 वोल्ट। बिना कैलकुलेशन किए हुए टिक मार देते इसमें, क्योंकि बाकी निगेटिव है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ई नॉट सेल का वैल्यू अगर निगेटिव आ गया तो वो सेल वर्क नहीं करता है। ठीक है, वो सेल काम नहीं करेगा। अगर ये निगेटिव वैल्यू आ गया तो वो सेल काम नहीं करता है। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, अब इसमें हम एक चीज और बता देते हैं, पहले ही वैसे बता चुके हैं, इसको मिटा देते हैं, बस 1 मिनट का है। ठीक है, कि अगर हम मोर निगेटिव जा रहे हैं, मोर निगेटिव जा रहे हैं मतलब हम एनोड बना रहे हैं, यानी कि उस पर ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और अगर हम मोर पॉजिटिव जा रहे हैं तो वो कैथोड होगा, और वो उसको हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है। बाकी रिलेशनशिप हम यहाँ तुमको बता चुके हैं। ठीक है, अब अगर 2 वैल्यू निगेटिव वाला आ जाए तो उसमें जिसका ज्यादा निगेटिव होगा वही ऑक्सीडेशन होगा। इस पे हमने जस्ट एक अगले टॉपिक में न्यूमेरिकल में भी दिख जाएगा तुमको। ठीक है, तो ये सब तुम्हारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ये हो गया, जिसके कारण हम कुछ आंसर ऑब्जेक्टिव का इजीली बता सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट तो आज बोले ही नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग अभी भी फिलहाल। ठीक, हिंदी मीडियम का समझेगा बच्चा। वैसे थोड़ा सा रोक रोक के देखोगे तो लिख लोगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।